गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पे, और इस वीडियो के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने जो इस पूरी मैगजीन है उसका ओवरव्यू देख लिया था, और इसका जो फैक्ट वाला पोर्शन था, जो स्मरणीय तथ्य थे, वो हमने इसमें पढ़ लिए थे। आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे, यानी इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो आज का टारगेट ये है, इन दोनों को कंप्लीट करना है। फिर इस मैगज़ीन का जो पीडीएफ है वो आपको आज या कल में जो है मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप खरीद सकते हैं तो ज़रूर से इस मैगज़ीन को खरीदिए। ये आपके लिए सबसे वर्थ चीज़ जो आप खरीदेंगे अब वो होगी, तो आप इसको ज़रूर से खरीदिएगा। हम आगे चलते हैं। और इस बार मैंने मैगज़ीन में एक सुधार किया है। मैंने मैगज़ीन में पहले मार्क आउट किया है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज़ करेंगे या जो लोग भी पीडीएफ से पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, वो तुरंत पॉइंट आउट कर लेंगे कि ये चीज़ इसमें काम की थी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारी मैगज़ीन को। तो आज हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़। उसका फर्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। तो देखिए इसमें फर्स्ट टॉपिक है, भूटान और चीन के मध्य सीमा विवाद जो है उसको हल करने के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन लोगों ने साइन किया है। किसने? चाइना और भूटान ने। तो आप जानते हैं चाइना का जो सीमा विवाद है, वैसे तो कई सारे देशों के साथ में चल रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि 12 देशों के साथ उसने अपना सीमा विवाद जो है अभी हल किया है। ठीक है, उसकी लेजिस्लेचर जो है, यानी कि उसकी जो विधायिका है, किसकी? चाइना की, उसने अभी एक जो है बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड एक लॉ पारित किया है, जिसके तहत उन्होंने कई देशों के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाया है। तो उसी के तहत उन्होंने भूटान के साथ भी ऐसा किया है। आप सभी जानते हैं कि जो भूटान के साथ में एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जिसको डोकलाम कहते हैं, उसके ऊपर पिछले साल काफ़ी विवाद रहा था और वो हमने पढ़ा भी था। तो डोकलाम जो है वो एक ट्राई जंक्शन है। खैर हम उसको मैं आगे बताती हूँ आपको। अभी तो ये ध्यान रखिए कि जो है भूटान और चाइना के मध्य जो है एक एमओयू साइन हुआ है, किसको लेकर के? सीमा जो विवाद है उसको हल करने के लिए, बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करने के लिए। और उसी जो मेमोरेंडम है उसको नाम दिया गया है थ्री स्टेप रोड मैप, यानी 3 चरणीय रोड मैप। अब देखिए इसके अंदर भूटान और चीन के मध्य सीमा विवाद आकर किस क्षेत्र को लेकर के हैं। तो सबसे पहले डोकलाम वैली, ये तो हम सभी जानते हैं डोकलाम को लेकर के है। डोकलाम एक जगह है जो कि इंडिया, चाइना और भूटान इनके ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ये 495 किलोमीटर तक जो है विस्तृत है, और इसके ऊपर जो है चाइना ने रोड बनाने का कार्य किया था, जिसको लेकर के कन्फ्रंटेशन हो गया था भारत और चाइना के बीच में। फिर नेक्स्ट देखिए जो अदर विवादित जो जगह हैं, एक है जाकरलंग और एक है पसामलंग घाटी। घाटी यानी कि वैली, ये है 495 किलोमीटर तक, और यहाँ इस एरिया को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट है। उसके अलावा एक इलाका है जिसको साकतेंग इलाका कहते हैं, और यहाँ पर एक साकेतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि कुछ उसका जो पोर्शन है वो हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, तो उसको लेकर के भी जो है वो विवाद की स्थिति है। अभी इसको हम जो है मैप में देख लेते हैं ताकि हमको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ ये जो मैप है आप इसमें देख सकते हैं कि ये है भारत, ये है चाइना और ये है आपका भूटान, और यहाँ पर जो है ये डोकलाम प्लेट्यू है। ठीक है, तो इसको लेकर के जो है दोनों देशों के बीच में विवाद है, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था। उसके अलावा देखिए यहाँ पर इस मैप में आपको ये ऊपर आपको दिखेगा जाकरलंग और पसामलंग जो वैलीज़ हैं वो दोनों आपको दिखाई देंगी, और यहाँ पर ये डोकलाम प्लेट्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर ये जाकरलंग और पसामलंग जो वैलीज़ हैं वो दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है, क्योंकि आप देखिए चाइना के बॉर्डर पर दिख रहा है आपको ये, तो ये बॉर्डर पर होने के कारण यहाँ पर जो है वो सीमा विवाद है। उसके अलावा देखिए हमने यहाँ पर एक और शब्द पढ़ा था जिसका नाम था साकतेंग। साकतेंग नाम का इलाका। तो देखिए साकतेंग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि हमारे यहाँ पर कुछ जो है अरुणाचल प्रदेश में भी विस्तृत है। तो इसको लेकर के भी जो है, इस इलाके को लेकर के भी कुछ विवाद की स्थिति दोनों देशों के बीच में देखने में आती है। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो चाइना है उसका मेजर जो कंसर्न है भूटान में इन जगहों को लेकर के, डोकलाम को लेकर के। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, ये जो छोटा सा सकरा गलियारा देख रहे हैं, ये भारत को और नॉर्थ ईस्ट जो है उसको एक करता है, और इस गलियारे को कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कॉरिडोर। ठीक है, तो जैसे ही अगर मान लीजिए चाइना का अधिकार इस क्षेत्र पर होता है, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो है इससे चाइना का अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, और वो हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। इसीलिए भारत जो है इस चीज़ को कन्फ्रंट करता है हमेशा कि ये जो विवादित है इसको जो है चाइना के फेवर में ना जाने दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए जो है नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का यही एक रास्ता है। ठीक है,
सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, भारत और डेनमार्क के मध्य जो है 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब मैं यहाँ पर छोड़ती हूँ कि आप डेनमार्क को जो है वो यूरोप के मैप में जो है मार्क करेंगे कि डेनमार्क कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है मेटे फ्रेडिक्सन। वो जो है भारत की यात्रा पर आई थी और यहाँ पर जो है उन्होंने एक रणनीतिक साझेदारी को क्रियान्वित करने के लिए दोनों देश जो हैं वो सहमत हुए हैं। किस बारे में है ये रणनीतिक साझेदारी? तो देखिए, ये है हरित रणनीतिक साझेदारी, ठीक है। और 5 वर्ष के लिए इस पे एक संयुक्त कार्य योजना पर जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, पेरिस समझौता और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जो लक्ष्य है यानी SDG गोल्स हैं, उसको लेकर के जो उनके निर्धारित लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए दोनों देशों ने आपस में सहयोग की पुष्टि की है। तो हालांकि ये जो है बाकी सब चीज़ें तो वही है, बोल बच्चन वाली बातें हैं कि आपको सबको ही पता है। पारंपरिक डिजिटल लाइब्रेरी, संभावित अनुप्रयोग, उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए प्राकृतिक प्रशीतकों यानी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं उनके लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये सारी तो फालतू की बातें हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि अभी जो है किसके साथ में जो है 4 समझौतों पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, किससे रिलेटेड? हरित रणनीतिक साझेदारी से रिलेटेड, और डेनमार्क के साथ में किए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें बन सकता है। फिर नेक्स्ट हम आर्टिकल पे चलते हैं। सो अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, HAC के अंदर भारत जो है वो शामिल हुआ है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि HAC क्या चीज़ है। तो HAC का मतलब है हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। क्या है? हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। इसको हिंदी में बोलेंगे उच्च आकांक्षा गठबंधन, ठीक है। उच्च आकांक्षा का मतलब प्रकृति से संबंधित जो हमारी हाई एम्बिशंस है उससे रिलेटेड ये एक संस्था जो है उसका निर्माण किया गया है। कब निर्माण किया गया था? तो देखिए, पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसके अंदर 2021 के अंदर एक समिट हुआ था, वन प्लैनेट समिट। आपको पता है जलवायु का मुद्दा तो ऐसा एकदम हॉट मुद्दा है, ठीक है। तो वहाँ एक वन प्लैनेट समिट हुई थी, उसके अंदर जो है ये हाई एम्बिशन कोएलिशन नाम की संस्था जो है इसको बनाया गया था और इसमें पूरे विश्व के 70 से अधिक जो देश हैं वो इसके अंदर जो है वो शामिल हुए। कई जगह के, जैसे अफ्रीका के भी कुछ देश हैं, लैटिन अमेरिकी देश हैं, भारत जो है अभी रिसेंटली इसमें शामिल हुआ है। तो इस प्रकार से जो है कई सारे देश इसके अंदर हिस्सा है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो है क्योंकि पेरिस में इसका जो है आयोजन किया गया था, तो अभी जो है भारत भी इसका सदस्य बना है। और भारत ब्रिक्स जो देश हैं, क्योंकि ब्रिक्स को जो है हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो ब्रिक्स जो देश है उसके अंदर शामिल होने वाला पहला देश भारत है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, प्लस जो PIB की न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो न्यूज़ पढ़ते हैं उसके अंदर भी ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट जो है, जैसे कि RS का एग्ज़ाम हो या IAS का एग्ज़ाम हो, तो ऐसे वो स्टेटमेंट दे करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, नेक्स्ट ये कहते हैं कि ये जो समूह है ये 30-30 की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अभी 30-30 क्या है? तो देखिए, इनका लक्ष्य है कि 2030 तक, इनका लक्ष्य है कि 2030 तक जो है 30% जो इनका एरिया है, 30% जो लैंड एरिया है, एक तो लैंड एरिया यानी कि भूमि, और दूसरा है जो महासागरों का जो एरिया है उसकी रक्षा करनी है। इसलिए इसका नाम हो गया 30x30, क्योंकि इसका 2030 और इसका 30, यानी कि 2030 तक विश्व की कम से कम 30% जो भूमि है और महासागर है उनकी रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना, ये इसका कार्य होगा, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हालांकि मैं पूरी बात समझा चुकी हूँ, लेकिन ये PIB से मैंने कुछ पढ़ा था, तो वहाँ पर ये जो है आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ये जो है इसी एग्रीमेंट की ऊपर लिखा हुआ है, देखिए pib.gov.in, और यहाँ पर लिखा है द ग्लोबल 30-30 गोल इज़ करंटली अ सेंटर पीस ऑफ द ट्रीटी, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो वो अगर करंट में होती है तो PIB जो होती है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ की साइट पर आप देखा कीजिए। कोचिंग क्या, ये जितने भी अदर वेबसाइट्स होती हैं वो भी अच्छा देते हैं, लेकिन फिर क्या उनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप PIB की साइट पर देखेंगे तो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, और कुछ नहीं भी समझ में आए तो एक बार रंगीन फोटो देख करके भी खुशी मिलती है कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी अक्षर मिले तो वो एक बार देख लेना चाहिए, तो इससे क्या है कि याद रहता है। तो अब देखिए, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल है, और इसका भारत अभी सदस्य बना है। फ्रांस और भारतीय सरकारों के बीच नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान इसके अंदर भारत भी शामिल हुआ है। इसका कार्य, इसमें 70 से अधिक देश हैं, और 30-30 का मतलब क्या है कि 2030 तक 30% जो भूमि है और जो महासागर है उनकी रक्षा करनी है। फिर देखिए, इसके अलावा हाँ, इसकी जो है
ये तो मेरा केंद्र बिंदु है, ये तो भी मैंने बता ही दिया था, सेंटर पीस है। और ये विशेष बात क्या है कि भारत HSC में शामिल होने वाला ब्रिक्स देशों में पहला देश है। फिर उसके अलावा यहाँ ये वन प्लैनेट समिट मैंने आपको बता ही दिया था कि HSC जो है वो वन प्लैनेट समिट के द्वारा जो है वो जनवरी में बनाया गया था, शुरू किया गया था। और वो 2030 वाला मैं बता रही थी आपको, 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसलिए इसको 3030 नाम दिया गया है। ठीक है। और इसके अंदर अन्य सदस्य कौन कौन से हैं, तो देखिए यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एशिया के कई सारे देश हैं, तो 70 से अधिक देश इसमें सदस्य हैं। तो अगर अब आपसे कोई HSC के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं भारत, इजराइल, UAE और संयुक्त अमेरिका। तो ये थोड़े नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें क्वाड बोलते ही एक ही नाम याद आता है, QUAD, क्वाड। ठीक है, इसको देखते ही हमें एक ही नाम याद आता है, किसका, एक तो है जापान है हमारा, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंडिया है और एक USA है, यही नाम ध्यान आता है। लेकिन अभी एक नया क्वाड बना है, इसको न्यू क्वाड कहा गया है, न्यू क्वाड। ठीक है, न्यू क्वाड भी कहा गया है। इसके अलावा इसको जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा गया है, QAD। कहाँ गया, ये रहा, सॉरी QSD, इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये भी नाम है इसका, और इसको न्यू क्वाड भी कहा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से 4 देश हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि न्यू क्वाड जो है या फिर जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी जो डायलॉग है उसके अंदर कौन कौन से देश जो हैं वो सदस्य हैं। तो देखिए भारत है, इजराइल है, UAE है और अमेरिका है। देखिए अमेरिका और इजराइल के संबंध हमेशा से ही अच्छे हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल तो हो गई, फिर भारत भी इसके अंदर है। और UAE क्यों है, क्योंकि जो जितने भी गल्फ कंट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव अगर किसी देश को कहा जा सकता है तो वो UAE है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि दुबई जो है उसने हमारे यहाँ पर जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है उसने वो सहमति दी है। तो ये हम UAE के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं खैर छोड़िए अब उसको आगे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वो एक आर्टिकल और है जिसमें चाइना का जो बॉर्डर वाला जो एग्रीमेंट है, लॉ पास हुआ है। हमने फर्स्ट जो आर्टिकल पढ़ा था उसको मैं पढ़ाना चाह रही थी, लेकिन चलो कोई नहीं, हम उसको आगे ही पढ़ेंगे अब। तो देखिए इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं कि भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका, इन्होंने जो है संयुक्त आर्थिक मंच बनाने पर ये जो है अभी सहमत हुए हैं। तो अब देखिए इसके अंदर क्या क्या मेन मुद्दे की बात क्या है। तो मुद्दे की बात पहले तो ये थी कि इसके सदस्य कौन कौन से हैं। दूसरा, इन्होंने किस लिए ये मंच बनाया है। तो मंच बनाया है इन्होंने, यहाँ पर खुद लिखा है इन्होंने कि हमें आर्थिक सहयोग करना है। और भारत क्यों करेगा, भारत को चाहिए सामरिक सहयोग, सामरिक यानी कि मिलिट्री हेल्प जो होती है वो चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जो इजराइल है और UAE है वहाँ पर जो है अमेरिका के बेसेस हैं। ठीक है, कई सारे मिलिट्री बेस हैं अमेरिका के, लेकिन इंडिया का बेस यहाँ पर नहीं है, UAE में नहीं है, गल्फ कंट्रीज़ में नहीं है। तो इस कारण जो है भारत भी इसका सदस्य बना है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो ये तो ऊपर तो देखिए ये सिंपल सी चीज़ें लिखी है कि जो हमारे विदेश मंत्री है S जयशंकर, वो जो है इजराइल की यात्रा पर थे और इजराइल के अंदर जो है इस ग्रुप को बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि भारत जो है उसकी सामरिक जो मौजूदगी है वो नहीं है। कहाँ पर नहीं है, खाड़ी देशों में, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के वहाँ पर सैन्य बेस यानी कि मिलिट्री बेसिस जो है वो मौजूद है। तो भारत भी मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में जो है भूमिका निभाने के अवसर तलाश कर रहा था, जो इस क्वाड गठबंधन के रूप में उसको मिल गई। तो यानी कि एक अवसर मिला है भारत को जिसको कि वो आगे बुनाएगा। तो ये IR का पार्ट है, हो सकता है IR के अंदर आपसे मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, RS मेंस में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा न्यू क्वाड का क्या मतलब है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट WMO की रिपोर्ट है। WMO क्या है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब देखिए WMO जो है इसने इस बार मौसम से संबंधित नहीं, इसने वाटर से संबंधित एक रिपोर्ट दी है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वो आपके WMO के द्वारा जारी की गई है। तो अभी कोई रिसेंट एग्जाम होगा तो उसके अंदर ये जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखिए कि जो WMO है उसने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें पानी से संबंधित जो प्रदूषण है उसके बारे में इसने जानकारी दी है। और उसने कहा है कि भाई देखिए यहाँ पर जो है 2018 के बाद में जो है इतने बिलियन लोग यानी 2.3 बिलियन लोग जो है वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। ठीक है, वाटर स्ट्रेस का मतलब वाटर की अपर्याप्तता यानी वाटर की कमी, और उसके अलावा पानी की खराब होती स्थिति। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर कहा गया है कि बाढ़ से संबंधित अधिकांश मौतें और सर्वाधिक आर्थिक नुकसान जो है वो कहाँ दर्ज होता है, एशिया के अंदर होता है।
तो ये है। और उसके अलावा इसने कुछ सिफारिशें भी दी है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इसने एडवाइस तो सिंपल सी दी है। उसने कहा है कि जो भी देश हैं उनको इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है अपना, उसको सुधारना चाहिए। ठीक है, यानी एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन जो है उसको सुधारना चाहिए। बाढ़ और इसकी पूर्व चेतावनी पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। भाई कहीं पर भी सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आने वाली है, तो उसकी पूर्व चेतावनी पर और फिर रिहैबिलिटेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है। तो देखिए नेक्स्ट है, भारत ने जयनगर कुर्था रेल लिंक नेपाल जो है सरकार को सौंपी है। तो कौन सी रेल लिंक है? जयनगर से कुर्था है। तो जयनगर किधर पड़ता है? तो जयनगर पड़ता है अपने बिहार में। तो बिहार से, और कुर्था कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है आपके नेपाल में। तो वहाँ से एक रेल लाइन बिछाई गई है और इसका कार्य जो है वो हमारी यहाँ की एजेंसी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, उसने इसका कार्य पूरा किया था और उसको जो है नेपाल सरकार को सौंपा गया है। और ये 34.9 किलोमीटर लंबी जो है वो रेल लाइन है। और किसके बीच में है ये पता होना चाहिए। तो ये अगर पूछ लिया जाए, जयनगर कुर्था रेल लिंक जो है वो भारत बांग्लादेश के बीच में है, या फिर जो है भारत और चाइना के बीच में है। चाइना के बीच में तो मुश्किल ही होगी, लेकिन भारत और जैसे इसमें पूछ लिया जाए नेपाल के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के साथ में ये जो है रेल लाइन है। तो यह नेपाल हिमालय देश नेपाल की पहली ब्रॉड गेज ट्रेन है। ठीक है, ये ब्रॉड गेज का कुछ वो होता है, रेशो होता है कि ब्रॉड गेज नैरो गेज का ट्रेन का, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर है, इस परिचालित क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक से व्यापार वाणिज्य गतिविधियों में वृद्धि होने के साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव को जो है और बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व नेपाल से भारत तक लकड़ी ले जाने के लिए कार्गो लाइन के रूप में इसको निर्मित किया गया। नेपाल के जनकपुर से बिहार के जयनगर तक 35 किलोमीटर रेलवे जनकपुर के लोगों के लिए एक जीवन रेखा का कार्य करती थी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध वैसे भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी सारी, जैसे हाँ एक चीज़ और, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी काफ़ी सारी जो है रेल लाइंस जो है उसके लिए एग्रीमेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम, क्योंकि हम हर बार हमसे सोचते हैं कि भाई जो है बांग्लादेश है उसके साथ में ही होगा, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट इस लिहाज से पढ़ना है कि ये जो रेल लाइन है ये किसके बीच में है? नेपाल के साथ में है। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि चाइना ने जो है अभी अपना भूमि सुरक्षा कानून जो है वो पारित किया है। आपको पता है कि फर्स्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था, फर्स्ट वाला याद कीजिए, उसके अंदर हमने डोकलाम और वो जो वैलीज़ है चाइना ने जो सुलझाई है भूटान के साथ में, उसके बारे में पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल था। हालांकि ये मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था आपको, लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पढ़ लेते हैं। आप उसको रिकॉल कीजिए कि चाइना ने जो है अभी नया भूमि सुरक्षा कानून, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको पारित किया है। चाइना की जो वहाँ पर लेजिस्लेचर है, जो संसद है, उसने उसको पारित किया है। और उसमें देखिए यही प्रावधान है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है, आर्थिक सामाजिक विकास में मदद करनी है, सीमावर्ती क्षेत्रों को खोलने, ऐसे क्षेत्रों में जनसेवा और बुनियादी ढांचा बेहतर बनाएंगे, और जो है वहाँ के लोगों के जीवन और कार्य में मदद करने के लिए देश कदम उठा सकता है। और वह सीमाओं पर रक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास में समन्वय को बढ़ावा दे सकता है। देश में समानता, परस्पर विश्वास, मित्रतापूर्ण वार्तालाप के सिद्धांतों का पालन करते हुए पड़ोसी देशों के साथ जमीनी सीमा मुद्दों से निपटेगा। ये सारी बातें जो है इस एक्ट के अंदर कही गई है चाइना के द्वारा। इसीलिए उसने जो है भी भूटान के साथ में जो है ये समझौता किया था। और यहाँ देखिए कि 12 जो पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं जिसके साथ चाइना की सीमा लगती है, उसके साथ में भी उसने जो है अपने सीमा संबंधी जो मुद्दे हैं उनको सुलझाया है, सीमा विवाद सुलझाया। यहाँ पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। फिर देखिए भारत और चीन के बीच सीमा विवाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC को लेकर के है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि हमारी जो है पाकिस्तान के साथ में है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये हमारी चाइना के साथ में है। तो इन दोनों से रिलेटेड जो है, इन दोनों का मतलब LAC से रिलेटेड जो है हमारे ऊपर सीमा विवाद है चाइना के साथ में। ठीक है, उसके मुद्दे पर जो है भी चाइना ने कोई बात नहीं की है, लेकिन हाँ भूटान के साथ में वो MOU साइन कर चुका है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। तो देखिए चाइना ने अभी शिक्षा का कानून भी पारित किया है। हालांकि हमसे कोई नहीं पूछेगा चाइना ने कौन सा कानून पारित किया है, लेकिन जो है हमें इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस चीज़ों को जो है देखा जाना चाहिए कि शिक्षा से संबंधित हमारे पड़ोसी देशों में क्या क्या कार्य हैं। कभी हम निबंध वगैरह लिखते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें काम आती है। हमें लगता है कि इस चीज़ें बकवास है, हम क्यों पढ़ें। कभी कभी ऐसा आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में आता है तो हमें लगता है अरे ये रद्दी है, ये क्यों पढ़ें, दूसरे देश से संबंधित है, हम क्यों पढ़ें। लेकिन आप नहीं समझ रहे, उसको हम सबकॉन्शियस में जब हम ले जाते हैं और हम जब निबंध लिखते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं
काम आता है लिखने में, ठीक है। तो देखिए चाइना ने अभी जो है नई शिक्षा नीति जो है यानी नया शिक्षा कानून जो है वो पारित किया है, और उसमें भी देखिए मुख्य सब्जेक्ट क्या है, मुख्य बात यह है कि बच्चे होमवर्क और ट्यूशन के दोहरे दबाव जो है उससे परेशान है, और उससे जो है पेरेंट्स जो है उनको भी व्यायाम और आराम का जो है उचित समय नहीं मिलता है। तो उसको कम करने के लिए सरकार ने जो है नया शिक्षा कानून पारित किया है। फिर देखिए यहाँ पर चाइना में जो है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट वहाँ पर गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर जो अनिवार्य शिक्षा होती है वो 9 साल तक 9 वर्ष की होती है। तो 9 वर्ष तक जो है अनिवार्य यानी कि कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है हर व्यक्ति को, और वो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि उसकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है। ये जो हमारे देश में भी होना चाहिए कि जो है इतनी जो है कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए, ताकि हर व्यक्ति जो है वो साक्षर बन सके। तो ऐसी चीज़ें हम निबंध वगैरह में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है देखिए FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो संगठन है इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी निकाय है, क्या कहें इसको, मतलब कि सर्विलेंस जो रखता है। किसके ऊपर सर्विलेंस रखता है? 2 मुद्दों को लेकर के। एक तो है मनी लॉन्ड्रिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो, और आतंकवाद जो होता है उसका जो वित्त पोषण है, ठीक है, आतंकवाद के लिए जो पैसा जाता है उसको लेकर के ये जो है निगरानी रखता है। तो इसमें आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस वाली जितनी भी मैगजीन्स होती है उसमें हमने कई बार पढ़ा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर इन्होंने बरकरार रखा था। और अभी क्या है कि पाकिस्तान का साथ देने वाला जो उसका मित्र था टर्की, जिसको हिंदी में तुर्की कहते हैं, ठीक है, तो तुर्की को भी जो है अभी इसी ग्रे लिस्ट के अंदर जो है FATF ने डाल दिया है। तो ये हमारे लिए काम की बात है कि FATF ने हाल ही में किस देश को जो है ग्रे लिस्ट में सूचीबद्ध किया है, तो वो तुर्की को किया है, ठीक है। अब देखिए FATF के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मार्कस प्लेयर। कोई भरोसा नहीं, लेबनान के राष्ट्रपति पूछ सकते हैं तो ये भी पूछ ही ले, ठीक है। और इससे पहले EPFO के अंदर भी एक किस संगठन की एक अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम पूछ लिया था, तो पूछा जा सकता है। ट्रिवियल फैक्ट्स का देखिए कुछ नहीं कह सकते, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो आपको इनको तो याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय इनका है नहीं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ, FATF द्वारा तुर्की के अलावा जॉर्डन और माली जो है, ये भी 2 देश हैं, जॉर्डन और माली, इनको भी जो है ग्रे सूची के अंदर जो है वो सूचीबद्ध किया गया है। और 2 देशों को इस सूची से हटाया गया है। कौन से देश हैं? एक है बोत्सवाना और एक है मॉरिशस, ठीक है। इनको जो है इस सूची से हटाने का निर्णय लिया गया, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसकी बैठक 1 साल में 3 बार आयोजित होती है। किसकी? FATF की 1 साल में 3 बैठकें होती हैं। 1989 में जो है स्थापित हुआ था, ये तो अब बकवास चीज़ होगी, बहुत पुरानी हो गई है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको पढ़ के जाइएगा। तो देखिए बारबाडोस जो है, बारबाडोस एक देश है जो कि आपके यहाँ पड़ता है, कहाँ पर? कैरिबियन आइलैंड्स जो आपने सुने होंगे, वहाँ पर बारबाडोस एक जो है एक रिपब्लिक अभी बना है हाल ही में। तो वहाँ पर जो है पहले ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। किसका? इंग्लैंड का शासन हुआ करता था, और इसीलिए इसको जो है बारबाडोस को लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था। और अभी भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कैरिबियाई जो आइलैंड्स है, कैरिबियन आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इसी बारबाडोस की है। तो अब इसको आप मैप में जो है आप देखेंगे, ये आपका कार्य है आज का, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको मैप में देखें, लोकेट करें। एक आपके जो रूम है उसके ऊपर आप वर्ल्ड का जो नक्शा है उसको पेस्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है तुरंत हाथों हाथ कोई चीज़ देखें तो उसको आप लोकेट कर पाएँ, ठीक है। और फिर मोबाइल तो है ही, गूगल किस लिए है ना। फिर अब देखिए कि जो है बारबाडोस ने जो है अभी बारबाडोस में नई एक वहाँ की राष्ट्रपति चुनी है, जिनका नाम है सेंड्रा मैसन, ठीक है। और सेंड्रा मैसन जो है वो जो है वहाँ के पहले जो है राष्ट्रपति के रूप में जो उनको चुना गया है, मतलब ये महिला हैं। और इन्होंने घोषणा की थी कि हम बारबाडोस को गणतंत्र बनाएंगे और ब्रिटेन से हम जो है सारे संबंध अब तोड़ देंगे। तो ब्रिटेन पहले ब्रिटेन के अंडर में आता था, तो वहाँ की जो महारानी है उसी को यहाँ पर महारानी माना जाता था। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने कहा है कि हमारी स्वतंत्रता के 55वीं वर्षगांठ पर हम घोषणा करते हैं कि भाई हम ही अब सर्वे सर्वा हैं, यानी कि हम एक सॉवरेन और रिपब्लिक नेशन बनने जा रहे हैं, तो इसीलिए जो राष्ट्रपति है वही सर्वे सर्वा होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी को राष्ट्र प्रमुख पद से प्रतिस्थापित किया है। इसका मतलब यही है। तो आप 2 नाम याद रखिएगा, एक तो बारबाडोस का और दूसरा सेंड्रा मैसन का। कि सेंड्रा मैसन कौन है, कहाँ के राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो वो बारबाडोस की हैं, ठीक है। और इसके अलावा देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए बारबाडोस, ये मैंने बताया था आपको, इसको लिटिल इंग्लैंड कहते हैं। 1625 में अंग्रेज़ों के कब्जे में था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। और उसके अलावा देखिए बारबाडोस से पहले गुयाना ने 1970 में आज़ाद होने के 4 वर्ष और बाद जो है गणतंत्र अपनाया था। और ट्रिनिडाद और टोबैगो इसने 1976 और डोमिनिका ने
1978 में गणतंत्र जो है वो अपनाया था। तो ये छोटे छोटे देश हैं। ट्रिनिडाद और टोबैगो तो आपको पता होंगे कि यहाँ पर जो है इंडियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जिसको गिरमिटिया कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन जो है यानी प्रवासी भारतीय रहते हैं। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि डी से कौन सा था, वो वेब सीरीज़ थी ना कि डी से देश बताओ, तो एक डोमिनिका है, बता सकते हैं आप। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड जो है वो बनाया गया है, स्पेशल ट्रस्ट फंड। तो देखिए ये तो अपने को पता ही है कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने जो है कैप्चर कर लिया है उसकी पूरी गवर्नमेंट को, तो इसलिए वहाँ पर जो है नकदी की उपलब्धता और कई सारे क्राइसिस हमने देखे ही हैं टीवी के अंदर, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने हेल्प करने के लिए एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाया है। तो हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे चलेंगे। फिर देखिए एक इंडेक्स है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। क्या ये इंडेक्स पढ़ना जरूरी है? तो मैं कहूँगी कि हाँ ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमने पेपर्स देखे हैं उसके अंदर वो करंट के नाम पर करंट में कुछ भी उठा के पूछते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी सोर्स यही सारी चीज़ें हैं। तो हमको ये सारे जो इंडेक्सेस होते हैं जो न्यूज़ में है या जो मैगजीन में छप गया है, तो एक बार उसको रीड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा इसको जारी किया गया है? तो ये कोर्टेवा एग्रीसाइंस करके और एक इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट करके जो संस्थान है लंदन की, उसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। अब इसमें देखिए कई सारे जो मानक होते हैं उसका आधार बना करके जो है स्कोर दिया जाता है। क्या मानक है? तो देखिए सामर्थ्य यानी अफोर्डेबिलिटी, उपलब्धता यानी खाद्य की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी, खाद्य की गुणवत्ता और सुरक्षा यानी क्वालिटी एंड सेफ्टी, उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन नेचुरल रिसोर्स एंड रेजिलियंस, इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा के जो कारक हैं उनको नापा जाता है। अब देखिए इसमें 113 देशों को रैंक दी गई है और उसमें भारत को जो रैंक मिली है वो है 71st, कौन सी 71वीं रैंक जो है वो भारत को दी गई है। और भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब से जो है भारत की रैंक बेहतर इसमें दी गई है। तो ये थोड़ा सा इतना ही ध्यान में रखना है। फिर देखिए हाँ एक और इंडेक्स आपको पता ही होना चाहिए जो कि हम हर बार पढ़ते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये तो पता ही है, GHI। इसके अंदर हमारी रैंक कौन सी है? तो 101वीं है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। तो अभी हम उसकी जो है रैंकिंग पढ़ ही रहे थे और नीचे आर्टिकल आई गया, देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर, कि इसके अंदर कौन कौन से मानकों को आधार बना करके जो है इसको तैयार किया जाता है। तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड जिसको कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, इसके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। जारी करने वाली संस्थाओं के नाम भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इसके अंदर 3 मानक है, एक तो है आपका अंडर नरिशमेंट जिसको कहते हैं अल्प पोषण, फिर है चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है वजन कम होना, एक है चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि जो लंबाई है उसका कम होना, और एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर। इन सारे मानकों के आधार पर जो है इसको रैंकिंग दी जाती है। तो देखिए इसके अंदर 116 देश सम्मिलित हुए थे, 116 देशों को रैंकिंग दी गई और इसमें भारत का स्थान 101वां है। तो मतलब काफ़ी ख़राब स्थिति है भारत की। और भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब किस में है पता है आपको? किस में हो सकती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति है चाइल्ड वेस्टिंग में, यानी कि अच्छा नरिशमेंट बच्चों को इसमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ परसेंटेज भी दी गई है जिसको हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है जो चाइल्ड वेस्टिंग है, देखिए भारत सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग वाला देश है, जहाँ कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए प्रतिबंधों से लोग जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो चाइल्ड वेस्टिंग सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो चाइल्ड वेस्टिंग सबसे ज़्यादा जो है हमारे भारत के अंदर है। ठीक है, और पड़ोसी देशों की स्थिति तो देखने की वाली इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला आर्टिकल कुछ विशेष महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देखिए सऊदी अरब जो है उसने अपना नया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है। ऐसा ही भारत ने भी एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया था। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता क्या है आखिरकार? राष्ट्रीय अवसंरचना कोष क्या होता है? तो देखिए राष्ट्रीय अवसंरचना कोष का मतलब ये है कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना मतलब जैसे कि रोड है, कोई बिल्डिंग बनानी है आपको, कोई कॉरिडोर बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, तो उसको लेकर के आप वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने जाएं या फिर किसी बैंक के पास लोन लेने जाएं, उससे अच्छा है कि आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलग से बना दीजिए, ताकि उस फंड के अंदर जो पैसा होगा वो सिर्फ और सिर्फ अवसंरचना के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसलिए ऐसे फंड जो है वो बनाए जाते हैं ताकि जो पेपर वर्क है वो कम से कम हो और सरकार अपने कैबिनेट डिसीजन के द्वारा जो है अलॉटमेंट पैसे का कर सके। तो देखिए सऊदी अरब ने भी जो है अभी इसी प्रकार का राष्ट्रीय अवसंरचना कोष जो है वो उसका गठन किया है, ताकि पानी, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश करके सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल जो
ऑयल बेस्ड जो अर्थव्यवस्था है उसको कम किया जा सके और इनके ऊपर जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें, ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं हमारा। तो देखिए, भारत छठी बार जो है यूएन मानवाधिकार परिषद जो है उसका सदस्य चुना गया है। यूएनएचआरसी का, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य जो है भारत को चुना गया है। ठीक है, तो जो जनरल असेंबली होती है, तो आपको पता है कि जो जनरल असेंबली होती है वो इस प्रकार का चुनाव करती है और भारत इस बार छठी बार बना है। ठीक है, इससे पहले 5 बार बन चुका था, तो छठी बार बना है। वर्ष 2022 से 24 के चुनाव के लिए एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में 5 खाली सीटें थी। इसमें भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की सीटें जो है वो मिली हैं। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और इसको 2006 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सभी जो यूनाइटेड नेशंस की जो अंग है उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, कुछ एक को छोड़ करके, जैसे कि FAO है। ठीक है, क्या है? फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है कि 47 सदस्यीय राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में अफ्रीकी देशों के पास 13 सीटें, एशिया प्रशांत के पास 13 सीटें और पूर्वी यूरोप देशों के पास 6 सीटें हैं। सीटों का आवंटन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 47 सदस्य जो हैं वो इसके अंदर हैं। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, वो है, तो देखिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसका भी जो है आयोजन किया गया था CBD का, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके लेकर के एक कॉप जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और इसका आयोजन जो है चाइना के कुनमिंग के अंदर जो है वो किया गया है। और इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान 3 बैठकें की गई, जिसमें COP15 के अलावा जैव सुरक्षा ए पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जो देखिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल पे अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज कार्टेजिना प्रोटोकॉल, तो ये जैव सुरक्षा पर से रिलेटेड यानी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। और अनुवांशिक संसाधनों की सुलभता और उन्हें साझा किए जाने पर जो नगोया प्रोटोकॉल है उससे संबंधित है। अगर आपने इन्वायरमेंट वाला पोर्शन पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, तो वहाँ पर आपने कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स को पढ़ा होगा। इनको अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि इनके ऊपर जो है प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्योंकि कुनमिंग पे ये आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर एक कुनमिंग घोषणा पत्र जो है उसको भी जारी किया है। उस घोषणा पत्र में वही वाली बातें हैं कि 30-30 संरक्षण लक्ष्य जो है उसको जो है हम पूरा करेंगे 2030 तक। वही वाला मैंने आपको पीछे बताया था, 2030 तक 30% जो है महासागरों को संरक्षित करना, लैंड को संरक्षित, भूमि को संरक्षित करना इसका लक्ष्य है। तो ये सारी बातें जो हमने पहले पढ़ी थी वही हैं। और एक कुनमिंग जैव विविधता कोष जो है, बायोडाइवर्सिटी फंड जो है वो भी बनाया जाएगा। और कितने डॉलर से? तो 23 करोड़ डॉलर के का जो है ये बनाया जाएगा, जिससे कि जैव विविधता से लेकर के जो है फंडिंग की जा सके। ठीक है, हमने पीछे अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था अभी वाले उसमें आर्टिकल में कि एक जो है जो है इसका नाम क्या था, जो एम्बिशन करके जो वो है भारत और हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर और पीपल। ठीक है, तो वो जो हमने पढ़ा था HAC, ठीक है, जिसमें भारत शामिल हुआ था, तो वो इसी के अंदर यहाँ पर जो कुनमिंग के अंदर जो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसी के अंदर इस HAC का अंदर भारत शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखना चाहें, बाकी थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर भी ये पढ़ा था 30-30 लक्ष्य और 2030 तक 30% जो है लैंड और जो आपका सागर है उसको जो है कंजर्व करना, ये उसका लक्ष्य था। तो वो कुनमिंग वाला और ये जो हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर देखिए एक और सूचकांक है जिसका नाम है अक्षय ऊर्जा राष्ट्र आकर्षक सूचकांक। इसको जारी किसने किया है? तो इसको अर्नेस्ट और यंग नामक संस्था ने जारी किया गया है और ये 2021 की जो है ये रिपोर्ट है इनकी। और इन्होंने क्या कहा है कि जो है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक विश्व के शीर्ष 40 बाजारों में उनके अक्षय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण के आधार पर रैंक जो है वो निर्धारित करता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए सूचकांक के अंदर भारत जो है उसको रैंक दी गई है 8 नंबर की और यहाँ पर स्कोर है हमारा 70। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, और तो क्या ही इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर हम नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं, वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से संबंधित। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कई बार हम पढ़ चुके हैं, हो सकता है कभी तो क्वेश्चन पूछेगा इसके ऊपर भी, तो हमको पढ़ना चाहिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट जो होते हैं उनको सूचीबद्ध करता है, जिसमें पासपोर्ट की रैंकिंग के आंकड़े क्या
जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर जो है वो तैयार किए जाते हैं, भाई कहाँ का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर देखिए जापान और सिंगापुर इसके अंदर फिर से फर्स्ट रैंक पर है, इनका स्कोर देखिए 192 है। और भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत की रैंकिंग इस बार है 90वें स्थान पर है भारत, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना था। और उसके अलावा इसमें और कुछ काम का नहीं है। फिर है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट यानी एमिशन गैप रिपोर्ट, ये भी देखिए यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एमिशन गैप रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो देखिए यूएनईपी के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो देखिए ये जो यूएनईपी है इसके तहत कई सारे देशों ने नेशनली डिटरमाइंड जो अपने टारगेट्स हैं, कंट्रीब्यूशन है, वो निर्धारित किए थे। भारत ने भी कहा था कि भाई हम इतना % जो है हमारा उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन का मतलब कार्बन का जो एमिशन है उसको कम करेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो है एक निश्चित टेम्परेचर इन्होंने कहा है कि अगर हम इतना वैश्विक तापमान अगर निर्धारित कर लेते हैं, मतलब इतनी ही बढ़ोतरी से ज़्यादा बढ़ोतरी अगर नहीं होगी तो जो है हमारे यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट का बैलेंस बना रहेगा। तो वो जो इन्होंने तापमान निश्चित किया है वो है 1.5 डिग्री। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि जो है ये एक सीमा रेखा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की वह सीमा है जिससे पृथ्वी और मानवता के लिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को सीमित किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा 1.5 डिग्री वाला जो है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है उत्पादन अंतराल रिपोर्ट यानी कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ये भी यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए एमिशन गैप रिपोर्ट अब सबको याद है, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पूछ ले, तो ये भी यूएनईपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। और ये क्या दर्शाती है? तो देखिए ये दर्शाती है कि देशों की जो सरकारें हैं वैश्विक तेल और गैस उत्पादन में जो बढ़ोतरी होने का अनुमान जता रही हैं, कोयला उत्पादन में भी मामूली कमी आने की जो है वो इसमें संभावना है। कहना क्या चाहता है ये? तो कहने का मतलब यह है इसका कि भाई जो उत्पादन हो रहा है यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है किसके बेसिस पर, कोयले और इनके बेसिस पर हो रहा है, तो उसके अंदर सरकारें जो अपनी विभिन्न जो बताती हैं कि भाई हम जो है इसको कोयले वगैरह को जो है यूज़ कम करेंगे, तो उसके बारे में इस रिपोर्ट में आंकड़े दिए गए हैं। ये देखिए देशों की जो सरकारें हैं वैश्विक तेल और गैस उत्पादन में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताती हैं, कोयला उत्पादन में मामूली कमी आने की संभावना बताती हैं, जीवाश्म ईंधन उत्पादन में कम से कम 2040 तक वृद्धि होने की संभावना इसमें व्यक्त की गई है। तो ये रिपोर्ट की कई सारी बातें हैं, सारी आपको ध्यान में नहीं रखनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कुछ देख लेते हैं, कुछ काम का हो तो इसमें। तो देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ में जो कुछ लास्ट की न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। एक है CRS, ये क्या है? कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है। कहाँ की है ये? तो ये USA की है। इसने एक अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में ये कहता है कि अमेरिका, रशिया और चाइना सबसे ज़्यादा आधुनिक हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम जो है वो चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये हाइपरसोनिक हथियार बनाने के अंदर जो है तकनीक विकसित करने में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ इनका आंकलन है। तो देखिए ये जो हाइपरसोनिक होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पीड होती है वो 7 मैक या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो भारत के अंदर भी इस स्पीड का यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं कुछ, जैसे कि ब्रह्मोस है, ठीक है। तो ये थोड़ा हमको ध्यान में रखना है, बस ये है रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखते हैं ट्रुथ सोशल क्या है। तो ट्रुथ सोशल जो है ये अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाया है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल, ठीक है। और G20 इनोवेशन लीग क्या है? तो एक सतत भविष्य बनाने के परिप्रेक्ष्य में इटली के द्वारा G20 इनोवेशन लीग जो है इसका अनावरण सोरेंटो में, यानी सोरेंटो वहाँ की एक जगह है, वहाँ पर जो है इसका अनावरण किया गया है। तो ये क्या है? सतत भविष्य बनाने के लिए इटली के द्वारा G20 इनोवेशन लीग जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए है ऑफकोर्स। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में। बोर तो नहीं हुए ना आप सब लोग? अब बोर हो भी तो कोई उपाय नहीं है, पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर। तो राष्ट्रीय परिदृश्य की पहली न्यूज़ है भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ। ये भारतीय अंतरिक्ष संघ क्या है? तो ये है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसका नाम ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखेगा भारतीय अंतरिक्ष संघ या फिर इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो देखिए ये क्या है? तो ये एक एसोसिएशन बनाया गया है ताकि जो स्पेस में हमारी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम जो उपग्रह लॉन्च करते हैं या दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को हम जो लॉन्च करते हैं उसको और ज़्यादा इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि अंतरिक्ष में हमारे जो भी व्यापार जो हम करते हैं, इसरो क्योंकि दूसरे देशों का जो सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उसका बदले में हमको पैसा मिलता है, तो उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ताकि हम जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में और आगे कुछ अच्छा कर सकें, तो इसके लिए जो है ये भारतीय अंतरिक्ष संघ जो है उसको बनाया गया। और इसके कई सारे संस्थापक सदस्य हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं
नेल्को टाटा ग्रुप का, वेनवेब भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड ट्रूबो, ठीक है, गोदरेज, ह्यूसन इंडिया, ये सारे जो हैं ये इसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, संस्थापक सदस्य हैं, सॉरी। अब देखिए ये जो है आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसका शुभारंभ जो हमारे भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख उनकी जयंती जो थी उसके अवसर यानी 11 अक्टूबर को जो है इसको बनाया गया है। फिर देखिए इसका कार्य तो वही है जो मैंने आपको भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए ISPA भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के लिए जो है वो मदद करेगा। ये इसका उद्देश्य है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले 2 नंबर में तो आप लिख सकते हैं कि ISA जो है उसको कई सारे संगठनों ने मिलकर के बनाया है जिसके संस्थापक सदस्य हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत के तहत जो तकनीकी रूप से जो है हमको उन्नत बनाना अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए कि फसल अवशेष यानी कि जो क्रॉप रिमेन होता है, इंग्लिश में आप उसको बोलेंगे क्रॉप रिमेन, जो स्टबल होता है, स्टबल यानी कि पराली टाइप जो चीज़ें होती है, तो उसको जलाने से जुड़े उत्सर्जन में भारत शीर्ष स्थान पर। अब ये कौन कह रहा है कि शीर्ष स्थान पर है? तो ये है एक जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, ठीक है, एक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, ब्लू स्काई एनालिटिक्स। तो अगर आपसे पूछे ये ब्लू स्काई एनालिटिक्स क्या है, तो ये ब्लू स्काई एनालिटिक्स जलवायु प्रौद्योगिकी के हेतु जो एक स्टार्टअप है जिसने कहा है कि पराली जलाने में या फिर जो स्टबल बर्निंग है उसमें भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। इसके उत्सर्जन के मामले में भारत दुनिया में जो है वो शीर्ष स्थान पर आता है। और इसमें लिखा भी है कि भाई वैश्विक उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी जो है वो 13% रही है 2015 से 2020 के दौरान, और उसके बाद में इसमें वृद्धि हुई है। और यहाँ पर लिखा है कि जो ब्लू स्काई एनालिटिक्स है ये एक स्टार्टअप है और इसको IIT के एक पूर्व छात्र हैं, भारतीय IIT के एक पूर्व छात्र हैं, उन्होंने इसको बनाया था। और यह क्लाइमेट स्ट्रेस नाम के वैश्विक गठबंधन का भी हिस्सा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एक स्कीम है, प्रोग्राम है, स्कीम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है राष्ट्रीय व्यापी नदी तटीय कार्यक्रम। क्या नाम है? राष्ट्रीय व्यापी नदी तटीय कार्यक्रम। क्या नाम है? राष्ट्रीय व्यापी नदी तटीय कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है यूपी के गढ़मुक्तेश्वर नामक जगह से की गई है। और हमारे जो मंत्री हैं जिनका नाम है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने जो है इस प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत की है, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम की, ठीक है। और इसके अंदर जो है यूपी के अलावा 4 अन्य जो राज्य हैं उन्होंने भी भाग लिया, यानी 5 राज्यों ने टोटली इसमें भाग लिया है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो उत्तराखंड है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उन्होंने भी इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो देखिए इसका उद्देश्य मेन ये है कि जो मत्स्य पालन है यानी मछली पालन जो है उसको बढ़ावा दिया जाना, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाना, ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि जो मछुआरे हैं, मछली पालक हैं, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी तटीय देश होंगे या तटीय राज्य होंगे वहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा ताकि जो है उनके रोज़गार यानी मछुआरों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकें, उनका जो रोज़गार जिनको मिला हुआ है वो रोज़गार डबल हो सके, उनकी इनकम डबल हो सके। उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसको जो है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय स्तर के नदी तटीय कार्यक्रम के शुभारंभ में कुल 5 राज्यों ने हिस्सा लिया है और 8.85 लाख मछली के बच्चों यानी फिंगरलिंग्स को जो है वो इसमें इसका जो है वो पालन किया गया है। अब देखिए ये जो योजना है वो किस योजना का पार्ट है? ये है प्रधानमंत्री PMSSY, प्रधानमंत्री जो है PMSSY यानी कि ये जो है आपका क्या कहते हैं उसको, तो देखिए ये जो आपका पार्ट है वो है कहाँ गया भाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। PMSSY का मतलब क्या है? PMMSY का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य का मतलब मछली। अब देखिए यहाँ पर इसने गलत लिखा है, इसको आप काट दीजिएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नहीं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये एक फ्लैगशिप योजना है, किसकी है? भारत सरकार की योजना है। तो उसके अंतर्गत जो है इस नदी तटीय कार्यक्रम को जारी किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आपको पता रखना है। उसके अलावा इसकी नोडल एजेंसी क्या है? तो देखिए इसकी नोडल एजेंसी का नाम है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, जो कि हैदराबाद में है, वो इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो 2020 से 21 के दौरान जो है इसको चलाया गया है। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको जो है चलाया है। तो किन नदी प्रणालियों में? 3 जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा, उसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र और बराक नदी, और उसकी सहायक नदी और महानदी, यहाँ पर जो है इसको चलाया गया है। और ये जो राज्य हमने पढ़ी लिए थे
हाँ, इसका जो है एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ आपको ये इसके अंदर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये मैंने पीआईबी से लिया था। ये जो है मत्स्य संपदा योजना को लेकर के है। तो देखिए ये जो योजना है, पूरी परियोजना इकाई की जो लागत है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाएगी, यानी 100% ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, CS यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसके अलावा इसमें जो है अन्य घटक है, इनको छोड़िए, यही काम की चीज़ थी। अब देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके कुछ अभिप्राय या उद्देश्य भी यहाँ पर दे रखे हैं। आपसे मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये उद्देश्य जो है, ये क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने लिए हैं तो काफ़ी ऑथेंटिक है। इसमें से 3-4 भी अगर आपको याद रह जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मजबूत मत्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा बनाना, ठीक है, यानी फिशरी रेगुलेशन और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना। फिर देखिए मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा जो है इसको सुनिश्चित करना। मछुआरों और मछली किसानों की आय दोगुना करना। मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण, ठीक है, और सुदृढ़ीकरण करना। और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता के अंदर सुधार लाना। भूमि और पानी के विस्तार, गहनता, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन की उत्पादकता में वृद्धि करना, यानी कि मछली के उत्पादन में वृद्धि करना बेसिकली कहना ये चाहता है। तो इसमें से 3-4 चीज़ें भी अगर आपको याद हो गई तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। तो देखिए भारतीय चिड़ियाघर जो है, चिड़ियाघर आप जानते हैं जो जू होते हैं, उसके लिए एक विज़न प्लान जो है वो घोषित किया गया है। विज़न प्लान में देखिए बेसिकली बातें तो वही सेम रहेंगी कि 10 पिलर हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे, जिसमें कहा है कि भाई कंजर्वेशन करिए, ब्रीडिंग करवाइए यानी प्रजनन करवाइए, एनिमल वेलफेयर के लिए कार्य करिए, साइंटिफिक रिसर्च करिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ये जो विज़न प्लान है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो ये विज़न प्लान है ये हमारे इंडियन जू को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इसको अभी स्टार्ट किया गया है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है और भारतीय चिड़ियाघरों को संरक्षण के लिए एक बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा पता रहे, बाकी वही चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इसमें पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है प्राणी मित्र पुरस्कार, और इसके अंदर कई सारे लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि उत्कृष्ट पशु रक्षक कौन है, तो लकी देवी और भगवान बिरसा प्राणी उद्यान रांची झारखंड जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा उत्कृष्ट शिक्षाविद जीव विज्ञानी जो है वो किसको दिया गया, उत्कृष्ट पशु चिकित्सक, उत्कृष्ट निदेशक, इस प्रकार के पुरस्कार भी इसके अंदर दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके ऊपर 4 लेन का सेतु का निर्माण किया जाएगा। अब वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ किया जाएगा। तो देखिए असम के अंदर जो है ये किया जाएगा, और हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है वो अभी यहाँ पर गई थी, और यहाँ पर उन्होंने जो है इसके ऊपर ये जो 4 लेन जो निर्माण होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, उस पर इन्होंने भाग लिया था। तो असम के जो कामरूप जिला है वहाँ पर इसका निर्माण बेसिकली होने वाला है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोंगकू और दीमा हासदो ये नाम की जो जगह है वहाँ पर 120 मेगावाट का लोअर कोम्पिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है उसको भी चलाया जाएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो कोम्पिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये असम के अंदर जो है वो शुरू किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर देखिए नेक्स्ट इसी के अंदर है कि भाई जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी सहायता से आसाम के अंदर जो है आसाम रोड नेटवर्क इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसको भी जो है वो चलाया जाएगा। और ये जो है आपके हाफलांग तिनियाली से लोअर हाफलांग तक जो है 90 किलोमीटर की सड़क सुधार कार्य जो है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। तो किसकी मदद से किया जाएगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से इसको किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है NMCG और वॉश इंस्टीट्यूट के मध्य जो है वो समझौता हुआ है। तो NMCG क्या है, तो ये है हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और इसने जो है शहरी स्थानीय जो निकाय हैं उनमें जो है उनकी सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो वॉश इंस्टीट्यूट है यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इंस्टीट्यूट है वॉश इंस्टीट्यूट, इसके साथ में एक MOU जो है वो साइन किया है। तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि किसके साथ में MOU ये साइन हुआ है। इस परियोजना को जो है USAID द्वारा वित्त पोषण जो है वो दिया जाएगा, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसको समर्थन मिला हुआ है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और फिर जो है इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है भारत की अक्षय ऊर्जा स्थिति पर जो है IEEFA यानी कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट जिसके अनुसार लॉकडाउन ने देश में अक्षय ऊर्जा अधिष्ठापन जो है वो उसको मंद किया, यानी कि हमारे जो
रिन्यूएबल एनर्जी थी उसको जो है उसका अधिष्ठापन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन, उसको जो है मंद किया है। हालांकि यहाँ पर काम की चीज़ ये थी जो मैं बताना चाह रही थी कि भारत ने जो अपना जो ग्रीन एनर्जी जो है उसका जो लक्ष्य रखा है, यानी अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 2022 तक हमको 175 गीगावाट जो है वो बिजली को इस प्रकार से, यानी कि अक्षय जो ऊर्जा स्रोत है उससे जनरेट करना है, और 2030 तक जो है 450 गीगावाट हरित ऊर्जा जो है वो उसको स्थापित करना है। तो ये भारत का लक्ष्य है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो है कहीं पर लिखने में आपके काम आ सकता है। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि आधारभूत अवसंरचना के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक नया देश जो है वो आगे आया है, और ये देश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो है ये क्या कहते हैं, दुबई जो है वो दुबई की जो सरकार है, ठीक है, तो वो इसके अंदर आगे आई है। तो दुबई जो है क्या कहें उसको, जो यूएई की सरकार है उसमें जो दुबई है, ठीक है, यूएई दुबई में पड़ता है ना, दुबई यूएई में पड़ता है, सॉरी। तो दुबई जो है, दुबई की सरकार ने यहाँ पर जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी जो है सेपरेट, आपको पता ही है कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो वहाँ पर जो है बहुत ही ज़ोरों से जो है वो काम हो रहे हैं। तो एमओयू साइन किया है दुबई की सरकार ने, और ये दुबई की जो गवर्नमेंट है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो भी हमारे इस्लामिक एसोसिएशन के जो देश हैं, इस्लामिक आयोग संगठन के जो देश हैं, सहयोग संगठन के जो देश हैं, वो हमेशा से ही जो है कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते हुए आए हैं। तो इस ऐसे माहौल में अगर दुबई जो है एक गल्फ़ कंट्री है और वो अगर हमारा साथ देती है, तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली कश्मीर को जो है पाकिस्तान की भावनाओं के आगे जो है कश्मीर को जो है वो एक भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट मानना और पाकिस्तान से उसको अलग हटके देखने वाली एक इस सोच को जो है व्यक्त करता है। फिर देखिए इस एमओयू के तहत जो है दुबई सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, आईटी टावर, इन सब के अंदर जो है वो निवेश किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किसने निवेश के लिए भी यहाँ पर एमओयू किया है, तो वो दुबई है। फिर है भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र जो है उसको लॉन्च किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है जियो स्पैटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। इसको जारी किसने किया है, तो नीति आयोग ने इसको जारी किया है। तो ये ध्यान से पढ़िए, जियो स्पैटियल एनर्जी मैप, भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र, ठीक है, ऊर्जा मानचित्र है, इसको ध्यान रखना है। तो जो नीति आयोग है उसने इसरो के साथ में जो है मिलकर के इसको जारी किया है, और इससे क्या होगा कि हमारा जो एनर्जी से रिलेटेड जो बिखरा हुआ डेटा है उसको एकीकृत किया जाएगा और उसको आकर्षक और चित्रात्मक ढंग से जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। मैपिंग का तो यही मतलब होता है कि आपको जो ऊर्जा, लेकिन यहाँ पर किसकी मैपिंग हो रही है, जो ऊर्जा से संबंधित हमारे जो क्षेत्र हैं उत्पादन से संबंधित, तो उन सबको जो है एक जगह इकट्ठा किया जाएगा इसमें। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो है बौद्ध सर्किट से रिलेटेड। सर्किट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी पिलग्रिमेज वाला स्थान है, यानी कि जो धार्मिक यात्रा वाला स्थान है, तीर्थ स्थान जिसको कहते हैं पिलग्रिमेज, तो वहाँ के जितने भी जो स्थान होते हैं उनको एक ही से लिंक करना, यानी कि यातायात के साधन इस प्रकार से उपलब्ध कराना या फिर इस प्रकार से मार्केटिंग करना कि अगर व्यक्ति यहाँ आया है तो वहाँ कहते हैं ना कि यहाँ तुम नहीं गए तो ये तो यात्रा अधूरी है, तो उस टाइप की बात है। तो इस प्रकार से जो है बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है उसने बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन FAM टूर एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, ठीक है। और इसमें जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो मेन जो सेंटर्स हैं जैसे कि बोध गया और वाराणसी, इन सबको जो है वो जोड़ा जाएगा। आपने एक योजना का नाम सुना होगा जिसका नाम है स्वदेश दर्शन, और एक योजना और है जिसका नाम है प्रसाद योजना, ठीक है। तो प्रसाद के ऊपर तो क्वेश्चन आया था कि प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है, इसमें ए का फुल फॉर्म क्या है, तो ए का मतलब होता है ऑगमेंटेशन। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि ये जो योजनाएं हैं इनके फुल फॉर्म्स पे क्वेश्चन जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लेते हैं। फिर देखिए पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों में बौद्ध सर्किट विकास के लिए इतने रुपए खर्च किए हैं। इस खर्च करने के लिए जो है मंजूरी दी गई इतनी परियोजनाओं को। और प्रसाद योजना के तहत वाराणसी में 3 परियोजनाओं के लिए इतने पैसे स्वीकृत किए हैं। पैसे याद नहीं रखने अपने को। फिर देखिए यहाँ पर कुछ भगवान बुद्ध से संबंधित चीज़ें हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन 2015 के IAS में आया था, तो वही 2014 में भी आया था कि भगवान बुद्ध निम्न में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो कांधार संबंधित नहीं था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमको पता रहना चाहिए था। फिर देखिए बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, तो नेपाल के लुम्बिनी में।
फिर जो है वो कहाँ गए, तो बोध गया गए, जहाँ उनको ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिलने के बाद वो नाथ बन गए और वहाँ पर उन्होंने सारनाथ के अंदर अपना पहला उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद काफ़ी खुश हुए तो कुशीनगर चले गए और अंतिम प्रस्थान उनका वहीं था और वहीं उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, मतलब बुद्ध से, भगवान बुद्ध से संबंधित जो ये चीज़ें हैं उनको अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, और महापरिनिर्वाण का मतलब जब उन्होंने संसार को छोड़ा। फिर देखिए नालंदा, जो दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था और शिक्षण का एक प्रमुख केंद्र था। ये भी भगवान बुद्ध से संबंधित एक क्षेत्र है। राजगीर जो है, भगवान बुद्ध ने ध्यान और उपदेश देते हुए कई महीने जो है राजगीर में बिताए थे। श्रावस्ती, जहाँ उन्होंने अपने कई उपदेश जो है वो पढ़ाए थे। और वैशाली, जहाँ बुद्ध ने अपने कुछ अंतिम उपदेश जो है वो दिए थे। तो ये कुछ बातें हैं जो भगवान बुद्ध से संबंधित है। आई होप आप सभी को पता होंगी क्योंकि आपने हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। फिर भी अच्छा है, लिखा हुआ है तो हमने रिवाइज कर लिया। फिर नेक्स्ट देखिए CAQM। CAQM का क्या मतलब है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और NCT यानी कि दिल्ली जो है वहाँ पर वहाँ की जो सरकारें हैं उनको सड़कों के स्वामित्व और रखरखाव से संबंधित जो है एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या धूल के कण बहुत ज़्यादा हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक अलग से प्रबंधन कोष्ठ बनाया है। ठीक है, जिसका नाम है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर, डस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सेल। ठीक है, अब इसमें तो देखिए वही वाली बातें हैं, 10 बिंदुओं पे कार्य करेगा। क्या बिंदुओं पे कार्य करेगा कि भाई देखो किस तरीके से रोड की जो है स्वीपिंग मशीनों से उसको सफाई की जाए, लैंडफिल साइट को कैसे निपटा जाए, धूल नियंत्रण के लिए क्या काम किया जाए। तो ये सारी बातें जो है उसमें की गई है। तो ये तो अपने लिए इतना कुछ काम का है नहीं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट। तो आज शायद 14 नवंबर जो है वो है, 14 नवंबर जो है चिल्ड्रंस डे होता है, चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। स्कूल में पहले बहुत फंक्शंस होते थे। ठीक है, तो अब है देखिए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 की जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है, तो यूनिसेफ ने जारी की है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि भारत में 15 से 24 साल के लोगों में से लगभग 14% या 7 में से एक ने यह कहा है कि उसने खुद को अवसादग्रस्त जो है वो महसूस किया। यानी कि देखिए 15 से 24 वाली जो एक टेंडर एज होती है, टेंडर एज तो नहीं कहेंगे 24 के बाद वाली, लेकिन हाँ 15 ईयर्स वाली, 15-16 ईयर्स वाली जो एज होती है काफ़ी टेंडर एज होती है और उसमें अवसाद आना जो है वो काफ़ी आम बात है। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक काफ़ी अलग सी चीज़ देखने को मिलती है कि 15 से 19 वर्ष के बच्चों में आत्महत्या मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है। तो हर 10 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 46,000 बच्चे अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, यानी कि प्रत्येक 11 मिनट में लगभग एक। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब स्कैरी चीज़ है कि, और ये होता भी है कि भाई अगर जो किशोरावस्था होती है, इसको किशोरावस्था ही कहते हैं, टीन एज वाली जो एज होती है, अगर वहाँ पर बच्चों को सही गाइडेंस नहीं दिया जाता है या फिर किसी पारिवारिक जो चीज़ें माहौल इस प्रकार से अगर उनका होता है तो वो बहुत ही बैडली उनके नेचर को, उनकी पर्सनैलिटी को इम्पेक्ट करता है। और कई बार जैसे एक मैंने किसी टीचर को कहते हुए सुना था कि जिस बच्चे ने अपना बचपन नहीं जिया होता है, ताकि उस बच्चे को अगर जीवन में कहते हैं ना सारे सुख सुविधाएं भी मिल जाती है, तब भी वो उस जहाँ उसकी रील अटकी हुई थी, जहाँ उसको दिखता है कि भाई ये मुझे बचपन में ये प्यार नहीं मिला माँ बाप का, या मुझे ये चीज़ें नहीं मिली, या ये मैं ऐसे नहीं खेला, वो उसको हमेशा जो है कौंधता है। तो ये जो है एक आई थिंक जो है शिक्षण मनोविज्ञान जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसके अंदर भी इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। काफ़ी सीरियस चीज़ है ये, हम इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन जो है देश का निर्माण बच्चों से ही, वही आगे भावी पीढ़ी है, तो उसके अंदर जो है इस प्रकार के अवसाद की भावना तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की जो है अधिसूचना जारी की गई है। ये भी कोई ऐसी कोई खास न्यूज़ तो है नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड जो है उसके गठन को अधिसूचित अभी किया है। और ये क्या करेगा, वही कार्य करेगा कि सड़कों के जो रखरखाव है उसका ध्यान रखना, नवाचार बढ़ाना, तकनीक को अपनाना, यातायात वगैरह को विनियमित करना, ये सब बातें। फिर नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो स्वास्थ्य लाभ पैकेज है उसके अंदर कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या संशोधन किए गए हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो हेल्थ बेनिफिट पैकेज है उसके अंदर ये जो है जो दरें थी उसको 20% से बढ़ा करके 400% किया है। ठीक है, और 400 प्रोसीजर रेट्स जो है उनको संशोधित जो है वो किया गया है। और संशोधित के तहत जो है ब्लैक फंगस जो रोग हैं उसको एक अतिरिक्त चिकित्सा प्रबंधन पैकेज के साथ में जोड़ा गया है। ठीक है, और उसके बाद तो ये सारी बातें हैं तो इतने तो याद रहेंगी नहीं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इतना ही इसमें काम का था। फिर है
फिर है इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर डिजी लॉकर के साथ में एकीकृत किया गया है। ये भी कोई खास न्यूज़ तो है नहीं। तो इसमें क्या है कि भाई जो पेंशनर्स हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको जो है डिजी लॉकर के साथ प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रण पेंशन इलाहाबाद द्वारा उत्पन्न क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर EPF जो पेंशन भुगतान आदेश है उसको EPPO के साथ में एकीकृत किया गया है। ठीक है, उसके साथ और क्या किया जाएगा, इससे जो है पेंशन भोगी जो है दुनिया में कहीं से भी अपने EPPO का उपयोग जो है वो कर पाएंगे। ये इसका मुख्य काम है। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल है आयुध निर्माणी बोर्ड जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी गठन किया गया है और उसके अंदर रक्षा मंत्रालय ने जो है 7 नई रक्षा कंपनियां जो है वो राष्ट्र को समर्पित की। सबके नाम ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा ये जो है इसको हमने पढ़ लिया है, रीड आउट कर लिया है, बहुत इतना आगे पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है। आपको पता है कि जो ये स्वच्छ भारत मिशन SBM शहरी यू यानी कि अर्बन, इसको जो है 2021 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था और 2 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका अभी 2.0 यानी कि दूसरा संस्करण चल रहा है और इसमें क्या है कि भाई शहरों के अंदर जो अपशिष्ट प्रबंधन है यानी कि जो गार्बेज या वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको किया जाए ताकि जो है शहरों में सफाई जो है वो रह सके। इसको जो है अभी जो देखिए यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खुले में शौच यानी ODF के परिणामों पर जोर, सभी शहरों में ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण शुरू करने और जनगणना 2011 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों, ऐसे शहर जिन्हें अटल नवीनीकरण और शहरी पर्यावरण मिशन यानी अमृत में शामिल नहीं किया गया था, में अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर जोर के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है इसको 2025-26 तक जारी रखने के लिए जो है वो मंजूरी दी है। यानी कि अब इसका जो नेक्स्ट जो मिशन है वो 2025 से 2026 तक जो है वो जारी रहने वाला है। ठीक है, और ये जो मैंने अभी आपको बातें बताई वो इसी से रिलेटेड थी। और केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ फंड की जो साझेदारी है वो भी इसमें दे रखी है कि 10 लाख से ज़्यादा अगर जनसंख्या होगी तो 25 और 75 का जो है वो फंडिंग होगा। 1 से 10 लाख तक में 3367। हालांकि इतना ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मुख्य बात देखिए कि जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश होंगे तो 80-20, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश होंगे तो 100, यानी कि पूरा केंद्र सरकार वहन करेगी। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर होंगे तो 50-50 किया जाएगा और बाकी 3367 और 2575। फिर नेक्स्ट है जो अटल मिशन अमृत 2.0 है, इसको भी 2025-26 तक जो है वो जारी रखा जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, देखिए बेसिकली जो जल सुरक्षित जो है हमारी शहरों को जो है जल सुरक्षित किया जाएगा और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके उद्देश्य से नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। सेम वही बात जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। और इसके तहत जो है जो शहरी जो घर होते हैं उनको घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य जो है वो इसमें रखा गया है। तो ये कुछ काम की बात थी। फिर देखिए नेक्स्ट ये वाला जो है ये तो कुछ मुझे बकवास बात लगी। ये क्या हुआ, फिर देखिए आज की लास्ट खबर है जो कि हमको पढ़नी है। तो देखिए गो फर्स्ट क्या है, तो गो फर्स्ट जो है वो एक एयरलाइन कंपनी है और ये जो है पहली एयरलाइन कंपनी बनी है जो कि श्रीनगर से शारजा कहाँ है, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE के अंदर है। तो श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ से जो है फ्लाइट का संचालन करेगी, उड़ान का संचालन करेगी। ये पहली जो है एयरलाइन जो है यहाँ पर बनी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है गो फर्स्ट क्या है। तो ये थी आज की न्यूज़। इतना ढंग से और इतना मतलब खींच के पढ़ाते हुए भी 1 घंटा लग ही गया, देख लीजिए दोनों को पढ़ाने में। तो इसके लिए अब आप मुझे जो है माफ़ कीजिएगा। और मुझे सच में ही अब लगता है कि इसका जो है एक शॉर्ट संस्करण लाना चाहिए कि पहले एक बार पूरा डिटेल में पढ़ा दिया जाए और फिर जो है 30 मिनट का या 1 घंटे का ऐसा बनाया जाए जिसमें कि सिर्फ काम की जो चीज़ें होती है ना, सिर्फ अंडरलाइन वाली बात कि बस एक ही लाइन में बता दी और आपको याद आ जाए, ऐसा हम करेंगे। फिलहाल हम इसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, वरना आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी कि इतना सारा लिखा है, बताइए एक ही लाइन है तो ये तो मैं पढ़ लेते। तो इसीलिए जो है सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट में जो हम जो है मिलेंगे तो हम इस मैगज़ीन के अदर जो चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।